Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. Today we are going to start with the civics of class 8th, chapter 3. In this chapter we are going to study about parliament. ठीक है, जब हमने civics शुरू की थी तब हमने देखा था पहले लेक्चर में कि कैसे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं और तीनों के पास अपने अपने पावर्स हैं, अपने अपने फंक्शंस हैं. ठीक है, और तीनों ही अपने अपने लिमिटेशंस में रहकर अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं. ठीक है, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हमने देखे थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ठीक है, पार्लियामेंट में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लेजिस्लेचर के बारे में. ठीक है, एक्चुअली जो पार्लियामेंट है दैट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी इन द कंट्री. ठीक है, पार्लियामेंट इंडिया में सबसे बड़ी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का काम क्या देखा था हमने? टू मेक द लॉज. Fine. So in this chapter we are going to study about parliament, how the parliament is formed, who are the members of parliament, what are the 2 houses of parliament, then the roles, functions and the election to the parliament. है ना, मतलब पार्लियामेंट के बारे में एक बेसिक नॉलेज हम इस लेक्चर में लेने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद इट. वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? हमें पार्लियामेंट चाहिए क्यों? उससे पहले हम ये समझ लेंगे कि पार्लियामेंट है क्या. ठीक है, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ रिपब्लिक इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल. है ना, सिंपल सी डेफिनेशन है लेकिन इसके कुछ कीवर्ड्स हैं जिनका मतलब जानना बहुत जरूरी है. जैसे कि सुप्रीम, सुप्रीम यानी सबसे बड़ा, मतलब इसके आगे कोई भी अथॉरिटी नहीं है. इट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी जो कि लॉ बना रही है ना. मतलब कि पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगी उसकी अथॉरिटी सबसे ज्यादा है ना, उसकी वैलिडिटी सबसे ज्यादा है क्योंकि वो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है. देन ऑफ रिपब्लिक इंडिया. रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक मीन्स ऐसी कंट्री जिसका हेड इलेक्टेड होना चाहिए, जिसका हेड इलेक्टेड होना चाहिए, है ना. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और हमारी कंट्री का हेड कौन है? प्रेसिडेंट. एंड इन इंडिया द इलेक्शंस फॉर द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट आर आल्सो बीइंग डन. ठीक है, मतलब कि हमारे इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड है, वोटिंग के थ्रू उसको चुना जाएगा और फिर जाकर वो अपनी अथॉरिटी का यूज कर सकता है. ठीक है, लेकिन जैसे कि मोनार्की होती है, मोनार्की इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना. और मोनार्की में जो हेड होता है कंट्री का दैट इज नॉट इलेक्टेड. वो कैसा होता है? हेरिडिटरी. मतलब एक ही फैमिली को बिलोंग करने वाले एक के बाद एक जनरेशंस बाय जनरेशंस जो रूलर्स बनते हैं, हेड, उनको बोलते हैं हम मोनार्क. ठीक है, अब मोनार्की में जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ना हो. मोनार्की में प्राइम मिनिस्टर्स हो सकते हैं, मिनिस्टर्स हो सकते हैं, पार्लियामेंट हो सकता है, लेकिन जो हेड होगा वो प्रेसिडेंट नहीं होगा, वो इलेक्टेड नहीं होगा, वो किंग या फिर क्वीन हो सकता है. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक एंड मोनार्की. इंडिया को हमने यहाँ पे सिंपली इंडिया क्यों नहीं लिखा, रिपब्लिक क्यों लिखा है? क्योंकि हम यहाँ पर इंडिया का नेचर बता रहे हैं. ठीक है, दैट इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री कंसिस्टिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल. रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल. हमने देखा था डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? पीपल, पीपल ऑफ द कंट्री, जिनको हम सिटीजन्स भी कहेंगे. ठीक है, नाउ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल का मतलब क्या होगा? ऐसे लोग जो पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना. रिप्रेजेंट, री प्लस प्रेजेंट, दोबारा बता रहे हैं किसी के सामने पीपल की चॉइसेस क्या है, उनकी डिमांड्स क्या है, उसको बोलेंगे रिप्रेजेंटेशन, है ना. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था रिवीजन का, री प्लस विजन. कोई भी चीज जो हम देख चुके हैं हम उसको दोबारा देख रहे हैं, ठीक है, तब हम उसको बोलेंगे रिवीजन. ऐसे ही लोग जो हैं, पीपल जो है, जब वो वोट कर रहे हैं किसी कैंडिडेट को तो वो अपनी प्रेजेंटेशन वहां पर देख रहे हैं, है ना. उस कैंडिडेट को वोट करेंगे जो उनको लगता है कि इनकी प्रॉब्लम्स को आगे गवर्नमेंट के सामने रख पाएगा और उसको लेकर एक डिसीजन मेकिंग पावर में काम कर सकेगा. ठीक है, सो दोज आर नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल. एक बार फिर से देखते हैं. पार्लियामेंट मीन्स सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ रिपब्लिक इंडिया. रिपब्लिक इंडिया में
सबसे बड़ी लेजिस्लेटिव बॉडी कौन सी है? पार्लियामेंट, है ना, मतलब कि सबसे बड़ी अथॉरिटी जिसको लॉ मेकिंग का पावर है वो है आपकी पार्लियामेंट, कंसिस्टिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, है ना। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि पार्लियामेंट में कौन मेंबर्स हैं, है ना, कौन लोग हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। पूरे इंडिया में जो सिटीजन्स हैं, जो पीपल हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो लोग होंगे, जिनको इंडिया के लोग वोट देंगे, वो जाकर बैठेंगे पार्लियामेंट में। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और डिटेल्स है लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, वो हम जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे वैसे देखते जाएंगे ना। अब देखते हैं, पार्लियामेंट के बारे में हमने देख लिया। अब बात करेंगे फ्रीडम स्ट्रगल की। इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंट इन 1947, लेकिन ये 1947 से 200 ईयर्स पीछे अगर हम जाएंगे, है ना, 200 सालों तक हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने हम पर रूल किया। ठीक है, अर्लियर इंडियंस वर अनेबल टू अंडरस्टैंड दी स्ट्रेटेजी ऑफ द ब्रिटिशर्स, है ना। पहले हमें लगता था कि वो ट्रेड करने आए हैं, जो कि वो वाकई ट्रेड करने आए थे, लेकिन कैसे उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाया हम ये नहीं जान पाए, है ना। और धीरे धीरे जब इंडियंस को समझ में आता है कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, नेशनलिस्ट लोग सामने आते हैं, है ना, तब क्या होता है, फ्रीडम स्ट्रगल शुरू होता है ना। फ्रीडम के लिए स्ट्रगल, फ्रीडम के लिए संघर्ष करते हैं जब लोग, तो उसको बोलेंगे फ्रीडम स्ट्रगल। अब यहाँ पर जब फ्रीडम स्ट्रगल होता है तो दो टाइप के लोग होंगे यहाँ पर, ठीक है। एक रेवोल्यूशनरीज जिनको हम कहेंगे, ठीक है, या ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को एलिमिनेट करने के लिए या ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए यहाँ पर रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरे तरीके के लोग होंगे जो थोड़े से इंटेलेक्चुअल होंगे, है ना, जो नेशनलिस्ट होंगे, जिनके दिमाग में सिर्फ ये मोटिव नहीं है कि ब्रिटिशर्स को भगाना है, ठीक है। उनके दिमाग में एक और क्वेश्चन चल रहा है कि जब ब्रिटिशर्स को हम यहाँ से मतलब जब हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा देंगे, जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएंगे, तो इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो जाएगी, है ना। और ये इंडिपेंडेंट कंट्री को रूल करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? पीपल ऑफ इंडिया, है ना। लेकिन रूल करना तो आसान नहीं है, क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, और साथ में इंडिया का जो एरिया है दैट इज ऑल्सो वेरी मच लार्ज। इसकी वजह से नेशनलिस्ट लोगों को क्या ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरीके से हम एक गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, है ना, हम कैसे लोगों का रिप्रेजेंटेशन उसमें लेंगे, किस तरीके से कंट्री को रन किया जाएगा, ये जिम्मेदारी नेशनलिस्ट लोगों पर थी, ठीक है। नेशनलिस्ट लोग जब ये देखते हैं कि इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिया को गवर्न करना इंडियंस की जिम्मेदारी होगी, तो वो यहाँ से ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, नोटिस करना शुरू कर देते हैं कि व्हाट द पीपल ऑफ इंडिया वांट्स, है ना, पीपल ऑफ इंडिया चाहते क्या है कि किस तरीके से उनको रूल किया जाए, है ना। अब ये चीज कहाँ से समझ में आएगी? फ्रीडम स्ट्रगल से समझ में आएगी। इंडिया अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहा था, है ना, किससे लड़ रहा था? ब्रिटिशर से। अब जिन दो लोगों के बीच में, जिन दो अथॉरिटीज के बीच में लड़ाई हो रही है, तो लड़ाई क्यों होगी? क्योंकि कुछ क्लैश होगा, है ना, पीपल की डिमांड्स कुछ और होंगे, उनके आइडियाज कुछ और होंगे, और ब्रिटिशर्स उनको फॉलो करने नहीं दे रहे होंगे, या वो अपनी सप्रेसिंग पावर से उनको एक्सप्लॉइट कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान लोगों को समझ में आता है कि उनके साथ इक्वालिटी नहीं होती, है ना, इंडियंस के साथ इक्वालिटी नहीं हो रही, उनको फ्रीडम नहीं दिया जा रहा, उनको अपनी ही कंट्री को रूल करने के लिए कोई पावर, कोई अथॉरिटी नहीं दी जा रही, कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा, है ना, राइट टू वोट नहीं है उनके पास, राइट टू क्रिटिसाइज नहीं है ना। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट काम कर रही है और अगर इंडियंस को नहीं पसंद आ रहा तो उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ठीक है, क्यों? क्योंकि सीवियर पनिशमेंट्स वर देयर, है ना, बाय द ब्रिटिशर्स। तो जब इंटेलेक्चुअल्स देखते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान लोगों को जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं वही मेन चीज़ें हैं जो हमें इंडिपेंडेंस के बाद उन लोगों को देनी पड़ेंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम इसलिए तो लड़ रहे हैं ना, फ्रीडम स्ट्रगल इसलिए ही तो है कि जो चीज़ आज हम चाहते हैं लेकिन अथॉरिटी हमें नहीं दे रही है, तो हम लड़के उनको लेने की कोशिश कर रहे हैं। फाइन। ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स जॉइंट, है ना, फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारे बैकग्राउंड के लोग ज्वाइन करते हैं, है ना, अलग रिलीजन के, अलग कास्ट के, अलग कम्युनिटीज के, है ना, अलग अलग एरियाज के लोग इसमें क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट करते हैं फ्रीडम स्ट्रगल में। क्यों? क्योंकि सबकी ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स सिमिलर थे, है ना। देन they were inspired by the ideas of freedom, equality and participation in decision making.
फ्रीडम और इक्वालिटी क्या है? अब फ्रीडम क्या है? फ्रीडम का मतलब सिर्फ आज़ादी दूसरी कंट्री से नहीं है। फ्रीडम का मतलब है कि एक ह्यूमन बीइंग को पूरी तरीके से आज़ाद होना, है ना। वो जो कुछ भी करना चाहता है, जैसे आइडियाज़ को फॉलो करना चाहता है, जिस रिलीजन को फॉलो करना चाहता है, क्या ऑक्यूपेशन वो चुनना चाहता है, ये सारी चीज़ें उसके पास, उसका अधिकार उसके पास होना चाहिए, है ना। यही तो फ्रीडम है ना, एक इंडिविजुअल को अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने का, है ना। ये सारा कुछ फ्रीडम के अंदर आएगा। देन इक्वालिटी मतलब सारे लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए, है ना। नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी देयर ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, इकोनॉमिक कंडीशंस, सोशल बैकग्राउंड, ठीक है। ये सारे बेसिस पर किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में इक्वालिटी नहीं है। फाइन। दैट पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इक्वालिटी और फ्रीडम तो हम सुनते हैं आम भाषा में अपनी, लेकिन पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि डिसीजन जो भी लिया जा रहा है उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो आपको एक मोबाइल फ़ोन लेना है, ठीक है, तो आप अपने पेरेंट्स से उसकी डिमांड करोगे, है ना। अब डिमांड आपने की, आपके पेरेंट्स ने बोला कि ठीक है चलो हम तुमको मोबाइल फ़ोन दिला देंगे, बट नाउ दे आर नॉट इंक्लूडिंग यू इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। वो आपसे नहीं पूछ रहे हैं कि आपको कैसा फ़ोन चाहिए, है ना, आपकी कौन सी कंपनी का फ़ोन चाहिए, कैसे फीचर्स आपको अपने फ़ोन में चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि डिमांड कहीं ना कहीं पूरी कर देंगे, लेकिन डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आपका पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग में अगर पार्टिसिपेशन नहीं है तो उसकी प्रॉब्लम क्या है? उससे प्रॉब्लम ये है कि डिसीजन जब आप खुद लेते हो तो आप उसको फॉलो कर पाते हो बिना किसी अपोजिशन के, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए डिसीजन ले रहा है तो कहीं ना कहीं आप उसको रेजिस्ट करते हो, ठीक है। तो इंडिया के लोग भी क्या चाह रहे थे कि अगर आप हमारी कंट्री को रूल कर रहे हो तो कम से कम हमारे लिए डिसीजन मेकिंग में कोई जगह तो रखो, है ना। लेकिन ब्रिटिशर्स वर नॉट प्रोवाइडिंग दी पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग टू द इंडियंस, ठीक है। तो ये भी एक डिमांड थी किसकी? लोगों की, व्हेन दे वर फाइटिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। अंडर कॉलोनियल रूल पीपल लिव्ड इन फियर, कुड नॉट क्रिटिसाइज द ब्रिटिशर्स। कॉलोनियल रूल का मतलब क्या है? जब हम ब्रिटिश की कॉलोनी थे, है ना, व्हेन इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, उस पूरे पीरियड को हम बोलेंगे कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड में क्या प्रॉब्लम थी? ऐसा नहीं था कि लोगों के पास थॉट्स नहीं थे, है ना, या उनको इकोनॉमी या उनको पॉलिटिक्स जो है वो समझ नहीं आ रही थी, बट दे वर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, है ना। ब्रिटिशर्स को वो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या हो गया? एक चॉइस और क्या है कि जो भी गवर्नमेंट हो, जो भी अथॉरिटी है, कम से कम लोग उसको क्रिटिसाइज कर सके अगर वो लोगों के अकॉर्डिंग या उनके वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रही है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स याद रखना क्यों जरूरी है? मतलब याद रखने का मतलब है कि ये समझना जरूरी क्यों है, क्योंकि यहीं से वो सारी चीजें बन रही हैं जो नेशनलिस्ट लोगों को समझ आती है कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीजों को लिखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम ये समझ सकें कि इंडिया के लोगों की डिमांड्स क्या है ना, उनको क्या चीजें चाहिए, और फ्रीडम मिलने के बाद हमें वो सारी चीजें उनको देनी पड़ेंगी। देन नेशनलिस्ट पीपल, जैसे नेशनलिज्म का इमरजेंस होता है, जैसे लोगों को समझ में आता है कि नहीं अब कुछ भी हो हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, हम अपने राइट्स के लिए लड़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नेशनलिज्म आता है। नेशनलिस्ट लोग जो होते हैं यहाँ पर एक चेंज लाते हैं, ठीक है। कैसा चेंज? फ्रीडम स्ट्रगल से पहले लोग क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहे थे ब्रिटिशर्स को, लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जैसे जैसे फ्रीडम स्ट्रगल बहुत पावरफुल होने लगता है, ठीक है, नेशनलिस्ट लोग जो होते हैं वो पावरफुल होने लगते हैं, तो क्या करते हैं? दे स्टार्टेड ओपनली क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, ठीक है, प्लस दे मेड डिमांड्स। यहाँ पर वो ब्रिटिशर्स को ओपनली क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। क्रिटिसाइज करने का मतलब है कि किसी भी टॉपिक के बारे में या किसी के भी एक्शंस के बारे में नेगेटिव कमेंट्स देना, ठीक है, या नेगेटिव जजमेंट देना, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को सामने लाना, ठीक है, उसको बोलेंगे क्रिटिसाइज करना। तो यहाँ पर नेशनलिस्ट लोग जो होते हैं वो ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब अब चोरी छुपे नहीं कर रहे हैं क्रिटिसिज्म, अब वो सबके सामने क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, एंड दे वांटेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू नोटिस दैट क्रिटिसिज्म, है ना। ब्रिटिशर्स को पता चलना चाहिए कि इंडियंस उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, प्लस दे ऑल्सो मेड सम डिमांड्स। अच्छा,
ये इतनी पावर कैसे आ रही है कि हम डिमांड भी कर पा रहे हैं, हम ओपनली क्रिटिसाइज भी कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द वॉर ऑफ 1857. ठीक है, 1857 के वॉर के बाद क्या होता है, दो इंडिया लॉस्ट द बैटल ऑफ 1857, है ना, और इसके बाद हमको आज़ादी मिल रही है 1947, है ना, काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है. लेकिन स्टिल इसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे नेशनलिज्म जो होता है वो इमर्ज होने लगता है. और 1857 में हम हार भले ही जाते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ पता होती है, ब्रिटिशर्स एटलीस्ट ये चीज़ समझ जाते हैं कि अब हमें इंडियंस को थोड़ा थोड़ा उनकी डिमांड्स को पूरा करना पड़ेगा, अदरवाइज हम अगर इसी तरीके से काम चलाते रहे तो इंडियंस को लंबे समय तक कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. ठीक है, देन ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है कि 1885 में क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है. ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस इज द पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो होती है ये बनती ही इसी मोटिव से है कि हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए इन दी गवर्नमेंट. ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है, ठीक है, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटेन में है, इंडिया में जो लेजिस्लेशन चला आ रहा है ना, बाय द ब्रिटिशर्स, उसमें किसको जगह चाहिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस को. और ऑब्वियस सी बात है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है तो मतलब कि इसमें कौन मेंबर्स है, इंडियंस. फाइन. What was the demand of Indian National Congress? Elected members should be there. Elected members should be there in legislature. ठीक है, legislature में elected members होने चाहिए. अब it is very much obvious कि अगर elected members रखना है तो voting होनी चाहिए, election होना चाहिए, और election होगा तो Indian National Congress के कुछ members election में खड़े होंगे. ठीक है, और election में खड़े होंगे तो इंडिया के लोगों को voting right मिलेगा. इंडिया के लोगों को अगर वोटिंग राइट मिलता है तो वो अपने वोट को यूज करके अपने ही देश की पॉलिटिकल पार्टी को क्या करेंगे, मेजॉरिटी वोट्स देने की कोशिश करेंगे, और मेजॉरिटी वोट देने की कोशिश करेंगे तो इनको जगह मिलेगी लेजिस्लेचर में. ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स का रेलिवेंस ही यही है कि लोगों को वोटिंग राइट्स मिले. और जब ये लोग जाकर लेजिस्लेचर में बैठेंगे, अभी तक लेजिस्लेचर में कौन बैठ रहा है, ब्रिटिशर्स, वो इंडिया में बैठकर, है ना, हमारे लेजिस्लेचर में बैठकर क्या कर रहे हैं, हमारे ही लिए डिसीजंस ले रहे हैं, हमारे लिए लॉज बना रहे हैं, लेकिन हमसे ही डिसीजन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहे. ठीक है, तो यहाँ पर ये डिमांड कौन रखता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स, कि अब हमें भी जगह चाहिए लेजिस्लेचर में, दैट टू बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. ठीक है, प्लस विद द राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चंस. है ना, इनको सिर्फ जगह नहीं चाहिए लेजिस्लेचर में. ठीक है, लेजिस्लेचर में तो पहुंच जाएंगे इलेक्शन होने के बाद, लेकिन इनको राइट भी चाहिए कि वहां पर जो आप बजट डिस्कस कर रहे हो उसमें हमें भी डिस्कशन करने का मौका मिलना चाहिए. प्लस वी कैन ऑल्सो आस्क द क्वेश्चंस टू द ब्रिटिशर्स. ठीक है, हमें ब्रिटिशर से क्वेश्चन पूछने का मौका मिलना चाहिए कि अगर आप ये डिसीजन ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, है ना, ये अगर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, है ना, और उससे क्या नुकसान इंडियंस को होगा, ये भी कौन रिप्रेजेंट कर सकता है, द मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड्स जो होती है वो एकदम से नहीं मानी जाती, है ना. इंडियन नेशनल कांग्रेस को जब आप कभी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी जो लोग होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, धीरे धीरे उनकी आइडियोलॉजीज भी चेंज होती है ना, उसमें भी डिविजन्स होते हैं. ठीक है, और बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद इनको फाइनली क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, इस एक्ट के द्वारा, ये एक्ट कौन पास कर रहा है, ब्रिटिशर्स, इस एक्ट के द्वारा कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन सम, नॉट ऑल, है ना, कुछ ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पर अलाउ करते हैं, और साथ में वोटिंग राइट्स जो है वो सबको नहीं मिलते. ठीक है, वोटिंग राइट अगर सबको मिल जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, लेकिन ये अभी हमको नहीं मिलेगा. ये हमको कब मिलेगा, आफ्टर इंडिपेंडेंस. जो इंडिया की इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होगी वो पूरे इंडिया के सिटीजन्स को देगी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. फाइन. और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, ऑल दी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, है ना, हु आर 18 और अबव 18 years of age, they are getting the right to vote, and nobody can deny them the right to vote on any basis.
अगर वो 18 और उससे ऊपर है तो वो वोट कर सकते हैं, है ना। कुछ बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एक्सेप्शंस हैं जिसमें राइट टू वोट किसी का छीना जा सकता है, दैट टू बाय द हाईएस्ट अथॉरिटी। ठीक है, सो दिस इज इट। अब यहाँ पर आपको इस चीज का आंसर नहीं मिला होगा कि व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। ठीक है, इसका आंसर हम देखेंगे अगले लेक्चर में। फाइन, यहाँ पर हमने एक स्टोरी लाइन बनाकर तैयार की है कि पार्लियामेंट जो है वहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को पहुंचाना जरूरी क्यों था, है ना, और क्यों इंडियन नेशनल कांग्रेस उसके लिए फाइट करती रही। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कि इंडियन पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर कैसा है और उसके रोल क्या है, राइट। सो if you have any doubt, do ask me in the comment section and don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you.